नमस्कार साथियों। अगस्त क्रांति के बाद भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने की जंग और भी तेज हो गई थी। बोस ने जब से आईएनए कमाल संभाली तब से आज़ादी की लड़ाई में अनेक पैतरे इस्तेमाल किए जाने लगे थे। अब वो चाहे बोस का जर्मनी के साथ संबंध हो या फिर जापान के साथ आत्मीयता, बोस को दोनों ही देशों से ब्रिटिश के खिलाफ सहयोग की पूरी उम्मीद थी, जो उन्हें मिला भी। पर साल 1939 से 45 तक विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के चपेट में था और साल 1945 आते आते जापान और जर्मनी की हालात बहुत ख़राब हो चुके थे और ये बात बोस जानते थे कि उनके दोनों सहयोगी देश जल्दी हार मान जाएंगे। फिर आखिर भारत की आज़ादी में उनका अंग्रेजों के खिलाफ साथ कौन देगा? तो उन्हें ख्याल आता है सोवियत यूनियन का, जिसमें उस समय कम्युनिस्ट विचारधारा प्रभावित हो रही थी और सोवियत यूनियन उस समय के एलाइड पावर में शक्तिशाली देश बन करके उभर चुका था, जो बोस को विश्वास था कि उन्हें वहाँ से कुछ मदद जरूर मिलेगी। तभी वो सोचते हैं कि टोक्यो जाकर वो जापान के सहयोग के लिए धन्यवाद करते हुए फिर वो सोवियत यूनियन के लिए रवाना हो जाएंगे। तभी 2 परमाणु बम 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिए जाते हैं और जापान आत्मसमर्पण के लिए राजी हो जाता है। इसमें नेताजी को जापान के लोगों के लिए बहुत पीड़ा हुई। फिर भी जापान ने नेताजी को भेजने के लिए बंदोबस्त कर दिए, जिसके लिए नेताजी ने विशेष रूट तय किए, जो उन सभी को वियतनाम के साइगोन से ताइवान और फिर वहाँ से ताइपे, फिर वहाँ से मंचूरिया और फिर अपने डेस्टिनेशन टोक्यो जाएंगे। सभी लोग मित्सुबिशी KI-21 हैवी बॉम्बर प्लेन से उड़ान भरते हैं, जिसमें नेताजी पेट्रोल टैंक के बगल में बैठे थे और उनके पीछे उनका सहयोगी रहमान। वही जब ताइयोको से जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया तो कुछ समय बाद पूरे विश्व में यह खबर चली कि नेताजी नहीं रहे। 23 अगस्त 1945 खबर कुछ ऐसी थी कि टेक ऑफ करने के बाद प्लेन के इंजन में खराबी आ गई और एक तेज धमाका हुआ, जिसमें जापानी जनरल, पायलट और को पायलट नहीं रहे, जिसमें एक आदमी जो कि ग्लिसरीन से भीग चुका था और अपने सहयोगी के साथ पीछे की गेट ना खोलने की वजह से सामने की एग्जिट गेट से बाहर निकलने की कोशिश में वो आदमी को आग की लपटों ने घेर लिया और वो आदमी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब ये खबर भारत पहुंची तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि नेताजी, जो कि दुनिया के बेस्ट सोल्जर और स्वतंत्रता सेनानी, वो प्लेन क्रैश में मारे गए। खुद गांधी जी को यह विश्वास नहीं हुआ तो उनको अपने सहयोगी हबीबुर रहमान को अकेले में वार्ता करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हबीबुर रहमान नेताजी के आदेशों का पालन कर रहे हैं, नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मर सकते हैं, जिससे लोगों को उम्मीद हुई कि गांधी सच बोल रहे हैं और नेताजी जिंदा हैं। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने किसी विद्रोह के डर से आईएनए के अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल और मेजर शाहनवाज खान पर राजद्रोह का आरोप लगाकर मुकदमा चला, जिसमें उनके बचाव पक्ष में भुलाई देसाई के नेतृत्व में अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर शपरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और KN कुटाजू ने पैरवी की। में सभी को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। तब में हुआ ये कि अचानक आईएनए की तरफ से खबर चली कि नेताजी जिंदा हैं और यहीं से शुरू होती है नेताजी की डेथ मिस्ट्री की थ्योरी। तो अंग्रेजों को डर हुआ कि यदि नेताजी जिंदा हैं तो अधिक समय पर भारत पर राज नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए माउंटबेटन ने कमीशन बनाया, जिसे लोग फिक्स कमीशन के नाम से जानते हैं। फिक्स रिपोर्ट में यह 4 बातों की पुष्टि की गई कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसी दिन के पास सैन्य अस्पताल में बोस की मृत्यु हो गई और ताइयोको में उनका अंतिम संस्कार किया गया। चौथी बात यह थी कि बोस की अस्थियों को टोक्यो में स्थानांतरित कर दिया गया। वोट आने के कुछ समय बाद ही माउंटबेटन द्वारा हाई कमीशन को लिखे चिट्ठी में यह बात की गई कि हमारे पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसके आधार पर बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी, इस बात की पुष्टि की जा सके। वहीं दूसरी ओर मार्च 1946 में गांधी जी हरिजन नामक पत्रिका में यह कहते हैं कि नेताजी हमें तब तक छोड़ के नहीं जा सकते जब तक उनके स्वराज के सपने पूरे नहीं हो जाते। उन्होंने आगे कहा कि उनकी भावनाओं को ताकत देने के लिए उन्होंने ऐसा कहा ताकि उन्हें अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में मदद मिले। ने स्पष्ट किया कि उनके पास यह बताने की अपनी प्रवृत्ति के अलावा, अपने भाव के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेताजी जीवित थे। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि यहाँ मौजूद सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि इस तथ्य को स्वीकार करें कि नेताजी हमें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। यह रिपोर्ट्स के अनुसार उनका कहना था कि जी जापान ने प्लेन क्रैश की तस्वीरें भेजी हैं, उसके आधार पर कोई भी इंसान नहीं होगा जो कि उस धमाके से बच जाए, क्योंकि धमाका इतना जोरदार था। फिर भी 2 लोग बच गए, जबकि दूसरा आदमी हबीबुर रहमान को मामूली चोटें आई। दूसरे जिस अस्पताल में बोस को ले जाया गया, ना वहाँ कोई उनकी एंट्री लिखी गई और ना ही जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया वहाँ के लिस्ट में उनका नाम था। मतलब जिन स्थानों में उनका नाम होना चाहिए वहाँ से उनका नाम गायब था। और जिन 2 डॉक्टरों ने उनका इलाज किया उसमें से एक का कहना था कि बोस को खून चढ़ाया गया और दूसरे का कहना था कि नहीं, उनको कोई खून नहीं चढ़ाया गया। आखिर इन बातों पर विरोधाभास कैसे हो सकता था? ये बातें सामने आती कि ताइवान सरकार ने ये बताया कि वहाँ 14 अगस्त से 30 सितंबर तक 1945 में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। उस समय ताइवान जापान मिलिट्री के कब्जे में था, तो जापान की पुष्टि ज़्यादा महत्वपूर्ण होती। तो जापान ने कहा कि प्लेन क्रैश हुआ था। फिर वो तस्वीरें कहाँ की थीं? तो एक्सपर्ट्स अटकलें लगाते हैं कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कोई पिक्चर थी जिसमें प्लेन क्रैश हुआ था।
फिर एक बात और सामने आती है कि जब आईएनए एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने हबीबुर रहमान से पूछा कि आपने जैसा बताया कि नेताजी को बचाते वक्त, पर आपके जैकेट पे तो कोई भी बनियन प्रेस नहीं है, ना ही आपके सामने की हथेलियाँ जली हुई हैं, जबकि पीछे की हथेली आपकी जली हुई है, तो इस पर रहमान चुप हो गया। वही बोस का अगला कैंप रूस ही होने वाला था। जब अमेरिका एजेंसी ने प्लेन क्रैश के साइट पर गई तो उन्हें भी वहाँ पे कुछ नहीं मिला, और इन सभी अटकलों के बीच भारत को आज़ादी मिली और फिर एक बार नेताजी की मृत्यु के राज को लेकर आवाज़ तेज होने लगी। तभी तत्कालीन सरकार पंडित नेहरू की थी, तो उन्होंने एक कमीशन का गठन किया जिसका नाम था शाहनवाज कमीशन। कमीशन 3 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें शाहनवाज खान को आयोग का नेतृत्व करने के लिए आदर्श माना था, क्योंकि वह भारतीय राष्ट्रीय सेना के हिस्सा थे। सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई भी इस आयोग के हिस्सा थे। अस्पताल में बोस का इलाज करने वाले डॉक्टर यशुमी हबीबुर रहमान सहित थाईलैंड, वियतनाम, भारत और जापान के 67 गवाहों के साक्षात्कार के बाद आयोग ने पाया कि वास्तव में बोस का उस समय हुआ था, लेकिन गवाहों की गवाही में कथित विसंगतियां के कारण सुरेंद्रनाथ बोस ने इसमें असहमतिपूर्ण राय दायर की। आयोग के अन्य सदस्यों ने इस आरोप को इनकार कर दिया। बाद खोसला आयोग का गठन हुआ जिसमें शाहनवाज आयोग और हिक्स रिपोर्ट के अवलोकन करने के साथ साथ अन्य पहलुओं को देखा गया। इसके लिए कमेटी क्रैश साइट पर भी गई, पर वहां साइट नहीं मिली क्योंकि अब वहां होटल अन्य चीज़ें बन चुकी थी, पर लोगों ने इस रिपोर्ट को स्वाभाविक होने के बाद नहीं स्वीकारा। और फिर एक बार नेताजी से जुड़े किस्से प्रचलित हो गए। किसी ने कहा कि नेताजी रूस आकर चुपचाप रहने लग गए थे, भेष बदलकर, जिसकी बात हम आगे करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री अटल जी की सरकार के समय एक कमीशन का गठन किया गया जिसे मुखर्जी कमीशन के नाम से जाना जाता है। आयोग रूस, जापान और अमेरिका सहित विदेशी सरकारों की भी सहायता मिली। गहन जांच के बाद मुखर्जी आयोग ने 2005 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि यह बताने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं कि ताइपे में विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। अधिकांश संभावना है कि वह इस दुर्घटना में बच गए और कई वर्षों तक जीवित रहे। जापान के रैंकोजी टेम्पल में रखी हुई अस्थियां नेताजी की नहीं है। आयोग के निष्कर्षों से कुछ हल्के से विवाद और आलोचना का सामना करना पड़ा। विमान दुर्घटना में यदि बोस नहीं थे तो कहाँ गए? यदि वो बच भी गए हो तो उनके जैसे व्यक्ति के लिए असंभव होगा कि भारत को विदेशी शासकों से मुक्त कराने के अपने पोसी सपने को छोड़कर वो एशिया के किसी कोने में जाकर रह रहे हो। में एक बार नई सरकार बनी तब मुखर्जी कमीशन ने पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट को फिर रिजेक्ट कर दिया गया। लोगों ने आरोप लगाए कि मुखर्जी रिपोर्ट को दबाने का प्रयास किया गया है। कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं ने आयोग के निष्कर्षों पर विवाद किया। 60 के दशक से एक अलग ही थ्योरी सामने आना शुरू हुई, जिसमें कुछ थ्योरीज ऐसी थी जिसमें चर्चित हुए बरेली के सन्यासी, जिसे सुभाषवादी जनता नामक लेख में प्रकाशित किया गया कि सुभाष जिंदा है और गांधी जी की देहांत के बाद वह भारत में सन्यासी बनकर रह रहा है। फिर बंगाल के शालमारी सन्यासी, पर इन सन्यासी ने 1978 तक मरते दम तक कहा लोगों से कि मैं बोस नहीं हूँ। फिर बाद में इस बात की पुष्टि हुई कि हाँ वो बोस नहीं थे। मध्य प्रदेश में एक साधु को बोस के रूप की बात उठने लगी, पर उसे जल्द ही खारिज कर दिया गया। जिससे जुड़ी एक अयोध्या की वो थी जिससे लगभग हर एक भारतीय परिचित है। कुछ लोगों के मुताबिक स्टालिन की मौत के बाद नेताजी गुमनामी बाबा बनकर भारत लौटे, साधना कर शक्तियाँ प्राप्त की। इस सफर के दौरान बाबा ने दलाई लामा की मदद की और एशियाई देशों में कई बुद्ध मिशन भी किए। यहाँ तक दावा किया गया है कि गुमनामी बाबा 1952 में कोरियन युद्ध लड़ा, अमेरिकी वियतनाम युद्ध में वियतनाम की ओर से युद्ध किया। वर्ष 1969 में पेरिस के पीस टाक में भी इन्होंने हिस्सा लिया। रोचक बात तो यह थी कि उन्हें अंग्रेजी भी आती थी। नामी बाबा के बक्से को खोला गया तो उसमें हैरान कर देने वाली चीज़ें मिली, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जमीन थी, मानचित्र थे जहाँ जहाँ नेताजी गए थे, पिताजी के माता पिता की तस्वीरें एवं उनके परिवार की तस्वीरें, सिगार पाइप मिले, रोलेक्स घड़ी मिली, लेटर्स मिले जिनके उनके निकटतम सहयोगी के नाम लिखे थे। उनमें अतुल सेन, लीला रॉय, पवित्र मोहन रॉय इत्यादि के बारे में था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिसकी हैंडराइटिंग नेताजी की हैंडराइटिंग से भी मैच खाती थी। और जब और खोजा गया तो वहाँ एक तीत मिला, लेकिन जब तीत का सैंपल कराया गया तो वह ताक नेताजी का नहीं निकला। और फिर यह बात और यह थ्योरी सिर्फ अफवाह बनकर रह गई, जिसे आयोग ने और जन मोर्चा न्यूज़पेपर ने भी खारिज कर दिया। दोस्तों, 1945 में प्लेन क्रैश हुआ था या नहीं, नेताजी उसमें सवार थे या नहीं, यह आज भी एक राज है। पर जो भी हुआ हो, नेताजी हमारे लिए एक सुपर हीरो है और उनके जैसे वीर सपूत युग में एक बार जन्म लेते हैं। नेताजी का योगदान भारतवर्ष के लिए अतुलनीय है। वह हमारे यादों में सदैव अमर रहेंगे। जय हिंद।